बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं और इस स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास मौजूद है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, द इजी वे टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी बाय डॉक्टर यासिर खान। अपनी तारीफ़ें मैं खुद कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है हम पढ़ रहे थे बेटा लिपिड से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं दे आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स। ये मेरे पास स्लाइड आ गई। ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फैटी एसिड से रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फैटी एसिड के बारे में दो चार बातें पढ़ लेते हैं कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स के बारे में याद रखिएगा कि फैटी एसिड्स ना दो कैटेगरीज के होते हैं। ये हमारे सिलेबस पे नहीं है लेकिन जनरल कुछ बातें पता होनी चाहिए क्योंकि उसकी डेफिनेशन में बार बार फैटी एसिड्स की टर्म यूज हो रही है। मैंने आपको पहली बात बताई थी फैटी एसिड का जनरल फार्मूला होता है अल्काइल ग्रुप अलोंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाओ और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हो, आप इसे फैटी एसिड का नाम देते हैं। और फैटी एसिड की दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी को आप कहते हो सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक कैटेगरी को आप कहते हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक सैचुरेटेड है और दूसरी कौन सी है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। दो कैटेगरीज। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, व्हाइल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, while unsaturated fatty acid contain up to 6 डबल बॉन्ड। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और अप टू 6 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। इन्हें हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि ये कुछ ऐसे हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कहते हैं इनका जो सोर्स होता है वो एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो प्लांट्स होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दीज आर एक्चुअली द फैट्स, while unsaturated fatty acids are oils। इसके अलावा एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम C2 to C30 मौजूद होता है। C2 to C30 मौजूद होता है। ये हमने कुछ फैटी एसिड से रिलेटेड बातों को देखा और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपको जनरल कॉन्सेप्ट इनका पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने कहा था कि एक हमने आउट ऑफ द वे जाके फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ना है और फॉस्फोलिपिड के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में आप ये याद रखें कि ऐसे लिपिड्स होते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं और फिर आपको उसमें जनरल बातें बताता हूं। फॉस्फोलिपिड ना हमारी सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बनाने में फॉस्फोलिपिड। अच्छा, आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना आपको फॉस्फोलिपिड ऐसे नजर आएंगे। ये हेड है, ये टेल है। यानी अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैट्रिक में देखा हो तो आपको वो ऐसे नजर आता है। अगर मैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बनाऊं इसका, ये ऐसे आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मैंने अरेंज करके बना दिए, ये हैं क्या? ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं? फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इतने सारे। और इसके बाहर आपको पता है क्या मौजूद होती है? प्रोटीन की लेयर मौजूद होती है यहां पर। ये आप चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन का,
हम इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम देते हैं। यहां पर देखें मैंने इनमें से एक को एक्सट्रैक्ट करके यहां पर ड्रॉ किया। ये इसका जो ऊपर फॉस्फोलिपिड है ये इसका हेड है। क्या है? हेड है। फॉस्फोलिपिड का ये हमारे पास है हेड और नीचे टेल है। जो हेड होता है ना फॉस्फोलिपिड का बेटा याद रखिएगा ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, लव करना। यानी हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है। रीजन भी मैं बताता हूं। जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। टेल क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है ड्यू टू द फैटी एसिड्स। टेल के अंदर आपको दो चेन्स नजर आ रही हैं। अगर मैं इस चेन की बात करूं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी ऐसे फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड है। ये वाली टेल जो होती है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। देखो ये जो टेल मैंने बनाई ना ये थोड़ी सी ऐसे आ रही है, थोड़ी सी टुंडी हो गई है ये टेल। एंड द टुंडापन ऑफ द टेल इज ड्यू टू द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है ये वाला एरिया। तो ये हमारे पास ना फॉस्फोलिपिड है जिसका हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हेड को हम पोलर भी कहते हैं। और जो टेल होती है ना ये नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फोबिक का मतलब है रिपेल करना। तो हम कहते हैं टेल क्या होती है? ये वाटर रिपेलिंग होती है। तो ये बातें आपने याद रखनी फॉस्फोलिपिड्स के हवाले से। इसके अलावा मैं आपको इसकी जनरल कंपोजिशन बताता हूं, अगर उसमें से आपको कुछ बातें जो है वो याद हो सकती हैं। देखो ये फॉस्फोलिपिड है, ये वाला एरिया उन्होंने हेड का बनाया। ये वाला एरिया कौन सा है? हेड वाला है, इतना एरिया। ये नीचे टेल बनाई हुई है। जो टेल है देखो यहां पे आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये जो टेल होती है ये टुंडी है, मुड़ी हुई है। ये स्ट्रेट बनी हुई है। तो ये जो स्ट्रेट बनी है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपको हेड के अंदर फॉस्फेट नजर आ रहा है। फॉस्फेट के साथ कुछ और भी मॉलिक्यूल हैं, उनको मैं नहीं मेंशन कर रहा, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है उसकी डिटेल हमारी बुक के अंदर मौजूद है लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इस वजह से मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर आप देखो कि उसका हेड मिलेगा, उसकी टेल मिलेगी। जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अच्छा, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे जो डुअल नेचर का हो, आप उसे एम्फीपैथिक कहते हो। क्या कहते हो? एम्फीपैथिक, यानी कि हाइड्रोफिलिक भी हो हाइड्रोफोबिक भी हो, आप उसे एम्फीपैथिक का नाम देते हो। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर हर मॉलिक्यूल आपको दूसरे से डिफरेंट इस वजह से नजर आता है क्योंकि उसके सब यूनिट्स ही मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो अब तक की इंफॉर्मेशन थी वो आपने लिपिड से रिलेटेड पढ़ी कि व्हाट आर द लिपिड्स। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास मजीद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन्स क्या होती हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है कि नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर फाउंड टू बी अकर इन द सेल्स आर। तो कितने होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स? पहली दो बातें आ गई। ग्रीक वर्ड में प्रोटीन को हम कहते हैं कि प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम का मतलब होता है फर्स्ट। प्राइम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है। तो देखो ग्रीक वर्ड में हम कहते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये इन्हें प्राइम इंपॉर्टेंस हासिल है बिकॉज दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल। सेल के अंदर
सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है और सबसे अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? वाटर। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होती हैं ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है, कितनी परसेंटेज मौजूद है? देखो अगर आप बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखो, अभी हमने स्टार्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो 15% है, जबकि मैमेलियन सेल के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो 18% है। यानी हमारे सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल सेल। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यही होता है। तो एक उन्होंने ये बात की। दूसरा, अगर आप सेल के अंदर ड्राई वेट को देखें, यानी कि वाटर को खत्म कर दें, बाकी आपके पास सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रह जाएं और उनका आप ड्राई वेट देखें, तो प्रोटीन 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल, मोर देन 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल आपको प्रोटीन ही मिलेगी। तो ये हमने कुछ MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, आपने इनको याद रखना है। प्रोटीन्स होते क्या हैं? देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं लिपिड्स पढ़ा रहा था, मैंने कहा था हम इन्हें हेट्रोजीनस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सब यूनिट्स ही मुख्तलिफ हैं। हाँ, अलबत्ता एक यूनिट उनमें कॉमन था, दैट वाज द फैटी एसिड, लेकिन वो फैटी एसिड भी तमाम लिपिड्स के अंदर मौजूद नहीं था। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनके जो मोनोमर्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स हैं, जो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद पॉलीसेक्राइड्स बना देते हैं। एक बात जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, क्योंकि वो आगे हमारे आगे चल के थी तो वो मैंने आपको नहीं बताई, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एक बात आप पढ़ोगे उधर, वो ये पढ़ोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनमें जो बॉन्ड मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब मौजूद होगा? जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे, उनके जुड़ने से जो बॉन्ड बनेगा उसे आप ग्लाइकोसिडिक, यानी एक ऐसा बॉन्ड जो मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ के फर्दर डाइसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड्स की तरफ ले जाता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। क्लियर? यानी कि जब आप एक डाइसेक्राइड की बात करोगे, जैसा कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ डाइसेक्राइड पढ़े, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है। जब आप उसकी बात करोगे तो जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन करके एक डाइसेक्राइड बनाते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। क्या होता है? एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। यहां पर आप प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड पढ़ोगे ना, उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। सबसे पहली बात कि पूछ ले जाए प्रोटीन्स होते क्या? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। यानी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे आप प्रोटीन का नाम दोगे। आखिरी बात लिखी है, प्रोटीन रेंजेस फ्रॉम द फ्यू टू द 3000 अमाइनो एसिड। तो किसी भी प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अप टू 3000 भी हो सकते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स में इतने अमाइनो एसिड हैं भी। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। तो ये हमने कुछ जनरल बातें देखी कि क्या क्या चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन दिखाया हुआ है। हम अमाइनो एसिड के इंट्रोडक्शन से पहले हम चलते हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हमारी बुक में मौजूद है पहले हम उसे पढ़ लें, फिर हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल लास्ट के अंदर इन्होंने बताया कि कुछ प्रोटीन्स का ना खास किस्म का फंक्शन भी होता है। और वो क्या फंक्शन होता है? कुछ प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं और कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। इस स्लाइड पे मैं आया, देखो स्ट्रक्चर बना रही हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। मैं आपको इनकी एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि क्या रोल होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर ना स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं। अगर आप देखो हेयर और नेल्स के अंदर, तो आपको वहां पर
हेयर और नेल्स में कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मिलेंगी। हेयर और नेल्स के अंदर प्रोटीन जो आपको मिलेगी उसे आप नाम देते हो केराटिन प्रोटीन का। क्या नाम देते हो? केराटिन प्रोटीन का। ये किधर मौजूद है? हमारे हेयर के अंदर मौजूद है, नेल्स यानी उनका स्ट्रक्चर बना रही है। इसी तरह से आप देखोगे बोन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगी कोलेजन प्रोटीन। बोन के अंदर आपको कोलेजन प्रोटीन मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी उनका स्ट्रक्चर ये बना रही है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको कुछ प्रोटीन्स मिल रही हैं। इसके अलावा आपको जो ज्यादातर प्रोटीन्स नजर आ रही हैं वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। जैसा कि एंजाइम्स को देखो, आप कंट्रोलिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म में आप एंजाइम्स की एग्जांपल पढ़ते हो। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिज्म को एंजाइम्स कंट्रोल करवा रहे हैं। दे एक्चुअली कैटलाइज द वेरियस रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के काफ़ी सारे रिएक्शंस को यही एंजाइम कैटलाइज करवाते हैं। इसके अलावा कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आपने एग्जांपल सुन रखी होगी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कहाँ पर मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, आप पढ़ोगे कि इट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ब्लड के अंदर कहां पर मौजूद है? रेड ब्लड सेल्स में। कहां पर मौजूद है? रेड ब्लड सेल्स में। काम क्या होता है इसका? इसका रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैशियस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व है हीमोग्लोबिन। तो ट्रांसपोर्ट के कैरियर के अंदर आप इसकी एग्जांपल पढ़ते हो। डिफेंस के अंदर आप किसकी एग्जांपल पढ़ोगे? डिफेंस के अंदर आप पढ़ते हो हमारी बॉडी में डिफेंसिव प्रोटीन है, जैसा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या लिखा मैंने? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनो आपके इम्यून सिस्टम से है। ग्लोबुलिन प्रोटीन के लिए हम कह रहे होते हैं कि कुछ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी होती हैं। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का दूसरा नाम भी है, शायद आपको वो समझ ना आया हो, लेकिन ये समझ आ जाएगा, एंटीबॉडीज भी हम इन्हें कहते हैं। आपने पढ़ रखी है एंटीबॉडीज क्या होती हैं? हमारी बॉडी की डिफेंसिव प्रोटीन है। यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है ना, हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो बॉडी के अंदर डिफेंसिव प्रोटीन्स बनाती है वो एंटीबॉडीज होती हैं, जो जाके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को ख़त्म करवा देती हैं। हम उन्हें एंटीबॉडीज़ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंटीबॉडीज़ का हम नाम देते हैं। देखो मुल्तान की मिट्टी वैसे मशहूर है, डेली बेसिस पे पता नहीं आपके नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं। अगर ये हमारा इम्यून सिस्टम ना होता तो हमारा तो कख नहीं था रहना। तो ये इम्यून सिस्टम ही है जिसका काम है एंटीबॉडीज़ को बनाना। वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज कॉजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवा देता है। तो हम जिंदा हैं, वरना तो हमने कब कब मर जाना होता, जितनी हमारी पाकिस्तान के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डिफेंस के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। अच्छा, प्रिवेंट द ब्लड लॉस। क्या आप अक्सर देखते हो इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, कोई स्किन एक्सपोज हो गई, ब्लड निकले जा रहा है। ब्लड के अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग का मैकेनिज्म ना होता, लोथड़े बनने का मैकेनिज्म ना होता, तो फिर जिसका भी एक्सीडेंट होता उसका ब्लड निकलता रहता और अनटिल अनलेस कि उसकी डेथ हो जाती। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में पूरा एक क्लॉटिंग का मैकेनिज्म मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर जब जब ब्लड लॉस होने लगता है, जब जब कोई इंजरी होती है, आप देखते हो कि कुछ ही लम्हात के बाद आप कुछ भी ना करें, कुछ ही लम्हात के बाद खुद ब खुद वहाँ पे ब्लड मज़ीद निकलना बंद होना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। और इसकी आप एग्जांपल याद रख लें, जो हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लॉटिंग प्रोटीन की, उसकी एग्जांपल आपके पास है एक फिब्रिनोजिन, अगर आपको याद हो जाएंगे चैप्टर नंबर 14 में आएंगे बेटा। एक फिब्रिनोजिन, एक प्रोथ्रोम्बिन।
फिब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये दो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजिन को हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। और जो प्रोथ्रोम्बिन होती है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, जबकि फिब्रिनोजिन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनमें हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो ये आपने ना कुछ फंक्शंस देखे, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने कुछ स्ट्रक्चरल रोल देखे, कुछ फंक्शनल रोल देखे। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखो हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को कैसे फैसिलिटेट करवाते हैं, अपने मसल्स की मदद से, अपने बोन्स की मदद से। तो आप देखते हो कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी की वजह से हम मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारी मूवमेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, हम उन्हें कहते हैं दीज आर द एक्टिन मायोसिन प्रोटीन। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं। मैं वापसी आता हूं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स का मैं आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन बताता हूं कि व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स एक्चुअली, व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स, वो क्या होते हैं। कुछ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं, फिर बाकी बातें कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, और ये तमाम चीजें हम जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। देखो ये हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। देखो पहली बात मैंने आपको बताई कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। क्या है, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी यही आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे प्रोटीन बनती है। आपने तादाद याद रखनी है, बार बार इस पार्ट में से एमसीक्यू आ रहा है कि सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं। आंसर है 170 अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा, प्रोटीन बनाने के अंदर कितने इन्वॉल्व होते हैं। आंसर है 25 अमाइनो एसिड। और अगली बात उन्होंने लिख दी कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैव 20 अमाइनो एसिड। यानी एमसीक्यू ऐसे ही आता है कि यूजुअली आमतौर पर प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द हाउ मैनी अमाइनो एसिड, तो हम कहेंगे 25 अमाइनो एसिड्स। अगर आ जाए मोस्टली प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द हाउ मैनी अमाइनो एसिड, तो फिर आप कहोगे 20 अमाइनो एसिड्स। ज्यादातर प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, लेकिन आमतौर पर प्रोटीन जो होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द 25 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, उनके मिलने से बनती है। देखो जो अमाइनो एसिड होता है, पहले आपको उसका जनरल फार्मूला बताता हूं। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है कार्बन, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आर। ये हमारे पास ना जो अमाइनो एसिड है उनका जनरल फार्मूला है कि एक कार्बन है, उस कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ आर है, एक तरफ हाइड्रोजन है। और ये जो कार्बन होता है ना जिसके ऊपर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसको आप अल्फा कार्बन का नाम देते हो। और ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है, और यहां पे बनाया हुआ भी है, मैंने ऐसे तकल्लुफ किया। ये देखो ये कार्बन है, उसके साथ अल्फा लिखा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, एक तरफ आर है, एक तरफ हाइड्रोजन है। ये अमाइनो एसिड का आपको जनरल फार्मूला नजर आता है। अब देखो इसी फार्मूला से अगर पूछ लिया जाए, 2 एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो वैरायटी है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, वो किस बात पे डिपेंड करती है, तो उसका आंसर है आर पर। एमसीक्यू दोबारा बताता हूं, अगर एमसीक्यू आ जाए वैरायटी अमंग द अमाइनो एसिड्स डिपेंड अपॉन द, तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आ जाए पॉलीमराइजेशन अमंग द अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन द, कि पॉलीमराइजेशन किस बात पर डिपेंड करती है, तो फिर 2 चीजों पर, एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है,
पॉलीमराइजेशन का मतलब है एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाना और जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ी चेन का बना देना, ये पॉलीमराइजेशन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये रिएक्टिव एंड है अमाइनो एसिड के, यहां पर नए अमाइनो एसिड अटैच हो सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं पॉलीमराइजेशन इन दो एंड्स पर डिपेंड कर रही है कि एक अमाइनो एसिड उधर से आके भी अटैच हो सकता है, एक इधर से आके भी अटैच हो सकता है, तो इसका मतलब है 3 हो जाएंगे। तो पॉलीमराइजेशन फिर इन एंड्स के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप। तो ये मैंने कुछ बातें की। अच्छा देखें, मैंने आपको कहा कि वैरायटी जो होती है ना वो आर पर डिपेंड करती है। यहां पे आप देखें आर की जगह पर अगर मैं लगा दूं सिंपल हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा, देखो आर की जगह पर हाइड्रोजन लगाया, उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड बनेगा उस अमाइनो एसिड का नाम भी है मखसूस, उसे आप नाम देते हो ग्लाइसीन का। क्या नाम देते हो? ग्लाइसीन। और ग्लाइसीन के बारे में याद रखिएगा, इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। यानी कि ग्लाइसीन का फॉर्मूला क्या होगा? ये कार्बन है, इसके नीचे हाइड्रोजन, इस तरफ अमाइनो ग्रुप, इस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस आर को हटा के इधर हाइड्रोजन लगाऊंगा। मैंने कहा था ना आर की रिप्लेसमेंट पे आप जो चीजें, अल्काइल ग्रुप होता है, इसकी रिप्लेसमेंट पे आप चीजें लगाते रहो तो अमाइनो एसिड्स चेंज होते रहेंगे। आर को हटा के सिर्फ हाइड्रोजन लगा दूं मैं, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यही है और इसको आप नाम देते हो ग्लाइसीन का। क्लियर? तो अगर ग्लाइसीन का आ जाए ना कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लाइसीन, तो फिर आप कार्बन लगाओगे, राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप। अच्छा ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वैसे जैसे बुक में बना वैसे बनाना है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, कोई रूल नहीं है इसमें। कार्बोक्सिलिक अमाइनो ग्रुप चेंज हो सकते हैं। अच्छा एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, ऊपर आर की जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूं, नीचे भी हाइड्रोजन हो, तो मैं कहूंगा ये ग्लाइसीन का फॉर्मूला। क्लियर? ग्लाइसीन इज अ अमाइनो एसिड। अब देखो नेक्स्ट कि अगर R की जगह मैं CH3 लगा दूं, क्या लगा दूं? CH3, तब मैं कहूंगा कि ये जो अमाइनो एसिड है इट इज कॉल्ड एज द एलानीन। इसको मैं एलानीन का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? एलानीन का नाम दूंगा। इसका मतलब है कि एलानीन का मैंने अगर फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो कार्बन है, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर मैं R की जगह CH3 लगा दूं तो दैट इज द अमाइनो एसिड एंड दैट अमाइनो एसिड इज द एलानीन। क्लियर? तो इसे आप एलानीन का नाम दोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये पे यहां पे आ गई बातें कि R की जगह पर हाइड्रोजन है, R की जगह पर हाइड्रोजन है तो इट इज नोन एज द ग्लाइसीन। R की जगह पर CH3 है, इट इज नोन एज द एलानीन। R की जगह पर सल्फर है तो हम कहते हैं दीज आर द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। क्या कहते हो? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स का नाम देते हो आप इन्हें, जिसकी एग्जांपल यहां पे लिखी है, इट इज नोन एज द सिस्टीन। इसको आप क्या कहते हो? सिस्टीन का नाम देते हो। देखो अगर R के अंदर अल्काइल चेन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी आ जाए तो हम कहेंगे दीज आर द बेसिक अमाइनो एसिड। R के अंदर अल्काइल चेन के साथ साथ एक अमाइनो ग्रुप, देखो एक तो पहले से मौजूद है, अब इधर R की जगह पर अल्काइल चेन के साथ साथ आपको R में ही अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा हो तो हम कहेंगे ये बेसिक अमाइनो एसिड है। इसी तरह से R के अंदर अल्काइल चेन के साथ साथ देखो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले से मौजूद है, एक R के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। इस वजह से तो मैंने कहा था कि वैरायटी हमेशा R पे डिपेंड कर रही है कि जो चीजें हम चेंज करते जा रहे हैं उसकी बेस पे हम वैरायटी ही चेंज करते जा रहे हैं। तो तभी हम कह रहे हैं R के अंदर अगर अल्काइल चेन के साथ साथ आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नजर आए तो हम कहेंगे इट इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। आखिरी बात लिखी है, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म ऑलमोस्ट 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन। यानी यही जो 20 अमाइनो एसिड हैं यही बार बार अरेंज होके इनकी रेपिटेशन से ह्यूमन की बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्रोटीन्स बनती।
तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, डाईपेप्टाइड क्या होता है, और इसके अलावा हमने जो देखना है वो ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। इसी बातों से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशंस जो आपकी बनने जा रही हैं उसमें पूछ सकते हैं। अपना बेटा खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लेकिन लास्ट में मैं आपको कुछ आपकी माइंड फ्रेशमेंट के लिए ये आखिरी 1-2 स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन कोई ना पूछ सकें। मुझे बड़ी खुशी होगी जब बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ये लास्ट में हमारे पास मौजूद हैं स्लाइड्स कुछ। ये हैव अ नाइस डे। अच्छे से नाश्ता करें आप, क्योंकि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो बेहतर परफॉर्म करता है। अच्छे से नाश्ता करें और उसके बाद आपने लेक्चर सुनना है। और ये आखिरी स्लाइड, इसको गौर से देखना आपने, कोई क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पिछले लेक्चर को पहले मैं रिवाइज़ करवाऊंगा और फिर मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।